महोदय, जिस मुद्दे पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है कि किसी संविधान को निश्चय ही किसी सूट की तरह बिल्कुल फिट होना चाहिए। जो संविधान फिट नहीं होता वह संविधान नहीं, वह संविधान हो ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए जिस कोट को माननीय गृह मंत्री अपने छरहरे बदन पर पहने हुए हैं वह मेरे जैसे मोटे शरीर पर फिट नहीं बैठेगा। क्या यह फिट बैठ सकता है? क्या कुबड़े के लिए बना सूट किसी सामान्य पीठ वाले आदमी पर फिट बैठ सकता है? क्या एक जूता जो उस आदमी के लिए दुरुस्त है, जो जमीन पर अपने पैर दृढ़ता पूर्वक और सीधा रखता है, क्या वह टेढ़ी टांगों वाले आदमी को दुरुस्त बैठ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र के बारे में बात करते हुए हमें तथ्यों पर खरे उतरने वाले सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। अब जिस मुद्दे की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ वह यह है, क्या लोकतंत्र का सिद्धांत भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए उचित होगा? मेरे माननीय मित्र प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह लोकतंत्र के सिद्धांत को किस तरह लेते हैं, लेकिन वह लोकतंत्र का मतलब जो लेते हैं उसके अनुसार उसे मैं बहुमत का शासन समझता हूँ, क्योंकि जब तक हम सभी बहुमत के शासन को मूल कार्यकारी सिद्धांत स्वीकार नहीं करते तब तक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं आ सकता। स्पष्टतः यही मूल है, यही आधार है, यही तरीका है जिससे हमें इस प्रश्न पर बहस करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। महोदय, अब मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति विपक्ष के नेता के इस विचार से सहमत होगा कि तथ्यों को देखते हुए केवल एक वस्तु अपरिवर्तनीय है और वह अपरिवर्तनीय वस्तु यह है कि हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे और मुसलमान तथा अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यक रहेंगी। मैं मानता हूँ कि यह एक निर्विवाद तथ्य है।
एक तथ्य जिसे चाहे हम एक वस्तु में विश्वास करें या अन्य में, हम सबको जरूर स्वीकार लेना चाहिए। अब मेरे लिए यह प्रश्न बहुत सरल है और मैं इसका विवेचन शुद्ध रूप से उनके दृष्टिकोण से करने जा रहा हूँ जिन्हें इस देश में अछूत कहा जाता है। मैं शुरुआत में सदन से कहूँगा कि उस सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखें जो इस देश के लोकतंत्र में हम प्राप्त करेंगे। इस लोकतंत्र के अंतर्गत जिसे हमारे प्रधानमंत्री इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, एक वस्तु जैसा कि मैंने कहा अपरिवर्तनीय होगी, वह यह है कि इसमें हिंदू बहुसंख्यक होंगे और इस समूची भूमि पर सर्वत्र बिखरे हुए देश के हर गांव में टूटी फूटी कच्ची झोपड़ियों का एक झुंड मिल जाएगा जहां अछूत कहे जाने वाले लोग रहते हैं। हर गांव के साथ लगे हुए ऐसे मोहल्लों को आप पाएंगे जिनमें हिंदू होंगे और एक महारवाड़ा या चमारवाड़ा या एक भंगीवाड़ा, जो भी आप कहें, उन मोहल्लों के साथ लगा होगा। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य होगा। अब मेरे माननीय मित्र मुझसे लोकतंत्र पर बोलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वह मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि इस प्रश्न का मेरा उत्तर इस पर निर्भर करेगा कि बहुसंख्यक मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। क्या ये बहुसंख्यक सहिष्णु बहुसंख्यक हैं? ये बहुसंख्यक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्वीकार करते हैं? क्या ये बहुसंख्यक मुझे जीने की, सांस लेने की, बढ़ने की अनुमति देंगे? माननीय श्री बीजी खैर निश्चय ही ये अनुमति देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुसंख्यकों का व्यवहार कैसा है? यही एकमात्र प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है, हाँ, लेकिन हमें तथ्यों को ध्यान चाहिए। हमें तथ्यों को देखना चाहिए। मैं अतीत या प्राचीन इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। मैं 1929 से शुरू करना चाहता हूँ। सदन जानता है कि 1929 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव द्वारा जो दलित वर्ग और आदिम जनजातियों कहलाते हैं, उनकी शिकायतों की जांच के लिए
एक समिति बनाई थी। उस समिति की अध्यक्षता श्री स्टार्टे नामक एक अधिकारी ने की, जो जरायम पेशा जनजातियों का मामला देख रहा था। मैं उस समिति का एक सदस्य था। मेरे सहयोगी डॉक्टर सोलंकी भी सदस्य थे। बाकी सभी सदस्य हिंदू थे। मैं विशेषकर एक आदमी की चर्चा करूंगा जो इस समिति के सदस्य थे, और वह थे श्री ठक्कर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय मित्र प्रधानमंत्री मेरे प्रमाणों के बजाय डॉक्टर ठक्कर के प्रमाण पर ज़्यादा शीघ्रता से विश्वास करेंगे। महोदय, 1928 में अधिकांश हिंदुओं का व्यवहार दलितों के प्रति कैसा था? मैं इस रिपोर्ट के एक पैरा को पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहूँगा। इस रिपोर्ट के पैरा 102 में उल्लेख है, यद्यपि हमने दलित वर्ग को सार्वजनिक सुविधाओं का उनका अधिकार दिलाने के लिए विभिन्न उपायों का अनुमोदन किया है, तथापि हमें आशंका है कि आने वाले लंबे समय तक उन्हें उन अधिकारों का उपयोग करने में बाधा आएगी। प्रथम डर तो रूढ़िवादी वर्ग द्वारा उनके खिलाफ होने वाली खुली हिंसा का है। यह जरूर ध्यान में रखा जाए कि दलित वर्ग हर गांव में छोटे अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में हैं, जिनके खिलाफ एक बड़ा रूढ़िवादी वर्ग किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी तथाकथित आक्रमण से अपने हितों और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तत्पर है। पुलिस द्वारा अभियोग लगाए जाने के खतरे ने रूढ़िवादी वर्ग को हिंसा के उपयोग से काफ़ी रोका है, और इस तरह के मामले यदा कदा ही होते हैं। दूसरी कठिनाई उस आर्थिक दशा से उत्पन्न होती है जिसमें दलित वर्ग आजकल है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश हिस्सों में दलित वर्ग को आर्थिक आज़ादी नहीं है। कुछ रूढ़िवादी वर्ग की जमीन पर उनके कमेरे के रूप में उनकी इच्छा पर खेती करते हैं। अन्य रूढ़िवादी वर्गों के यहाँ खेती हर मजदूर के रूप में अपना पेट पालते हैं, और बाकी रूढ़िवादी वर्ग के ग्रामीण नौकर के रूप में सेवा करने के बदले दिए गए भोजन या अनाज पर जीवन निर्वाह करते हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरणों के बारे में सुना है कि जब भी कुछ गांवों में दलित वर्ग ने अपने अधिकारों का उपयोग करने का साहस किया, रूढ़िवादी वर्ग ने
अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके दलित वर्ग को जमीन से बेदखल कर दिया और यह बहिष्कार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता कि गांव के द्वारा उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेचने को और आम रास्तों तथा पड़ावों का दलित वर्ग द्वारा उपयोग को भी निषिद्ध कर दिया जाता। प्रमाणों के अनुसार कभी कभी छोटे कारण भी दलित वर्ग के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा के लिए पर्याप्त होते हैं। दलित वर्ग द्वारा सार्वजनिक कुएं का उपयोग करने के अधिकार के इस्तेमाल करने पर अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे मामले किसी भी तरह कम नहीं होते जिनमें एक कठोर बहिष्कार की घोषणा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि एक दलित वर्ग के आदमी ने जनेऊ पहन लिया था, एक टुकड़ा जमीन खरीद ली या अच्छे कपड़े या आभूषण पहन लिए या दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बारात को सार्वजनिक गलियों से ले गए। यह स्थिति 1928 में थी। मुझे जो प्रश्न पूछना है वह यह है, क्या 1928 के बाद से कोई परिवर्तन आया है? अब जहां तक मेरे पास प्रमाण उपलब्ध है, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि स्थिति न केवल वैसी है बल्कि उससे भी बदतर हुई है। मैं अपने दावे के समर्थन में कुछ उदाहरण दूंगा। जिस पहली चीज का मैं उल्लेख करूंगा वह 1932 के चुनाव हैं जो विधान परिषद के लिए हुए थे। जैसा कि मेरे माननीय मित्र प्रधानमंत्री को याद होगा, 1932 में कांग्रेस ने विधानमंडलों का बहिष्कार किया। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। अब कांग्रेस ने 1932 में, यदि यह तिथि गलत है तो मैं उसे ठीक करने को तैयार हूँ। मैं अपनी याददाश्त से बोल रहा हूँ। एक माननीय सदस्य, यह 1930 का वर्ष था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1930 ने कांग्रेस ने 1930 में लोगों को डराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि वे चुनाव में भाग न लें, कई तरह की युक्तियां निकाली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही वह वर्ष था जिसमें डांडी यात्रा हुई थी। महोदय, 1930 में विधायिका में शामिल होने से रोकने के लिए कांग्रेस के नारे क्या थे? एक नारा जो इन लोगों के द्वारा दिया गया था, जहां तक मुझे याद है वह था, कौंसिल में जाना हराम है। लेकिन वही सब कुछ नहीं था। दूसरा नारा था, परिषद में कौन जाएगा?
ढेर जाएगा, चमार जाएगा, ये वे नारे थे जिनका कांग्रेसी लोगों ने उपयोग किया था। कृपया सुनिए, अगर मेरे माननीय मित्र प्रमाण चाहते हैं तो मैं अकाट प्रमाण दूंगा और मैं इस सदन में कह सकता हूँ कि नारा इतना अपमानजनक था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर संपादकीय लिखना जरूरी समझा। अब जिस मुद्दे पर मैं प्रकाश डाल रहा था वह यह है कि हिंदू कांग्रेसी विचारधारा के हिंदू भी जो यह कहते हैं कि वे जाति को भूल गए हैं, जो कहते हैं कि वे छुआछूत को भूल गए हैं, उन हिंदुओं ने यहाँ तक कि कांग्रेसी विचारधारा के हिंदुओं ने भी ऐसे नारों का उपयोग किया। महोदय, अगर देश के सर्वोत्कृष्ट लोग, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, हिंदू संप्रदाय का सबसे प्रबुद्ध हिस्सा उस समुदाय के प्रति ऐसी घृणा व्यक्त करने की क्षमता रखता है तो इतना असहाय, इतना दलित है, तो आप उस रूढ़िवादी तबके से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके लिए मेरे माननीय मित्र प्रधानमंत्री के द्वारा पारित कानून से मनु द्वारा बनाए गए कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महोदय, अब मैं दूसरा मामला ले रहा हूँ। मैं ज़्यादातर गुजरात के मामलों को ले रहा हूँ, एक सोचे समझे कारण के तहत, क्योंकि मुझे बताया जाता है कि वह हमारी प्रेसिडेंसी का सबसे प्रबुद्ध हिस्सा है। जिस उदाहरण को मैं बताने जा रहा हूँ वह अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुक के कविता नामक गांव का है। हम सबको इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। किसी खास दिन किसी ब्राह्मण ने कविता गांव के किसी अछूत समुदाय के कुछ लोगों पर हमला किया। मेरे माननीय मित्र ध्यान रखें कि ये तथ्य हरिजन से लिए गए हैं, जो इस संबंध में अंतिम वाक माना जा सकता है। माननीय श्री बीजी खैर, मैं उस जगह पर गया था, मुझे घटना का पता है। माननीय सदस्य को इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथ्य इस प्रकार थे। उस गांव के किसी ब्राह्मण ने अछूत समुदाय के कुछ लोगों पर हमला किया। मैं यदि ऐसा कहूँ तो शायद अपनी हिमाकत में यह सोचते हुए कि इन अछूतों के लिए यह संभव था कि इस ब्राह्मण पर मुकदमा चलाएं और उसे दंडित करें, उनके दिमाग में हमलावर के खिलाफ शिकायत करने के लिए जिला पुलिस के पास जाने का विचार आया। इस बीच जो हुआ वह यह है, जिस दिन अछूत घरों पर गांव की ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा हमला हुआ, उनके घर ध्वस्त कर दिए गए, छतों को गिरा दिया गया।
यह जानकर कि पुरुष सदस्य उनके वार सहने के लिए मौजूद नहीं हैं। ये सभी भद्र व्यक्ति यह सोचते हुए कि लोग रात में आएंगे, शाम तक वहीं बैठे रहे। कुछ औरतें जिन्हें उनकी योजना की जानकारी हो गई थी, वे गांव से बाहर खिसक गईं और पुरुषों से रात में आधे रास्ते में मिली और उनसे कहा कि गांव में आना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इन लोगों ने रात गांव से बाहर बिताई और वे वापस नहीं लौटे। दूसरे दिन वे एक एक दो दो होकर छुपकर आए ताकि उनके आने का पता न चले। उन्होंने देखा कि उनकी सारी झोपड़ियाँ ध्वस्त की जा चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें पता चला कि गांव ने उनका बहिष्कार कर दिया है। उन्हें गांव के बनिए से कुछ खरीदने की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, गांव वालों ने ढेर सारी मात्रा में मिट्टी का तेल खरीदा और इसे पानी भरने के उन स्थानों पर डाल दिया जहां से ये लोग पानी लेते थे। तब इन अछूतों ने सोचा कि कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा और जैसा कि उन्हें गलत सलाह मिली कि उन्हें कानून की शरण लेनी चाहिए, वे फिर गए और शिकायत की। उनके कुछ कांग्रेसी मित्रों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने उन बेचारे अछूतों की उनके अधिकार पाने में मदद की? नहीं, उन्होंने उनको शिकायत वापस लेने और चुपचाप समर्पण करने के लिए राजी कर लिया। समूची बात का सबसे दुखद पहलू यही है, कविता के इन अछूतों ने क्या गलती की थी? उनको इस ढंग से क्यों प्रताड़ित किया गया? इसके सिवाय और किसी कारण से नहीं कि कविता के अछूतों ने अपने बच्चों में से 4 को उस स्कूल में भेजने का आग्रह किया जिसमें सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें दाखिला मिलना चाहिए था। दूसरा मामला जिस पर मैं आ रहा हूँ वह एक भंगी लड़के का मामला है जो दुर्भाग्यवश एक तलाटी के रूप में नियुक्त किया गया। उसका नाम परमार कालिदास शिवराम है। आपकी सहमति से मैं वह निवेदन करना चाहता हूँ जो परमार कालिदास शिवराम ने बम्बई में श्री इंदुलाल याज्ञिक की अध्यक्षता में होने वाली एक सार्वजनिक सभा में कहा, जिसमें भी उपस्थित था। मैं कहानी सुनकर बुरी तरह हिल गया। मैंने उसे सारी घटना को लिखित रूप में देने के लिए कहा जो उसने मुझे लिखित में दिया। उसका मैंने केवल अनुवाद किया है। कहानी इस प्रकार है। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने 4 दर्जे तक अंग्रेजी पढ़ी है। मैंने बम्बई नगर पालिका की स्कूल समिति में एक शिक्षक पद के लिए आवेदन किया।
लेकिन मैं असफल रहा, क्योंकि कोई स्थान रिक्त नहीं था। तब मैंने पिछड़ा वर्ग अधिकारी अहमदाबाद के पास तलाटी के पद के लिए आवेदन किया और मैं सफल रहा। 19 फरवरी 1938 को मुझे खेड़ा जिले के बोरसाद तालुक में मामलातदार के कार्यालय में तलाटी के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि मेरा परिवार मूलतः गुजरात से है, लेकिन मैं पहले गुजरात में कभी नहीं रहा। वहाँ जाने का यह मेरा पहला अवसर था। इस प्रकार मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी कार्यालयों में छूआछूत मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त मेरे आवेदन में मेरा हरिजन होना उल्लिखित था और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कार्यालय के मेरे सहयोगियों को पहले से ही यह पता होगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा होने पर जब मैं तलाटी के पद का कार्यभार लेने के लिए पहुँचा तो मामलातदार कार्यालय के क्लर्क का व्यवहार देखकर चकित रह गया। कारकुन ने घृणा से पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, महोदय, मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, जाओ और दूरी पर खड़े हो जाओ। मेरा इतना नज़दीक खड़े होने का साहस तुमने कैसे किया? तुम कार्यालय में हो, अगर तुम बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। यहाँ नौकरी के लिए आने की यह ढिठाई कैसे की? इसके बाद उसने जमीन पर मेरे प्रमाण पत्र और तलाटी के रूप में नियुक्त पत्र को गिरा देने को कहा। तब उसने उन्हें उठाया। जब मैं बोरसाद में मामलातदार के कार्यालय में काम करता था, मैंने पीने लिए पानी प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव किया। कार्यालय के बरामदे में पीने के लिए पानी में भरे बर्तन रखे होते थे। इन पानी से भरे बर्तनों की देख रेख के लिए एक पानी देने वाला था। उसका नाम कार्यालय के क्लर्कों के लिए जब भी उन्हें जरूरत होती तब पानी देना था। उस पानी वाले की अनुपस्थिति में वे खुद ही बर्तनों से पानी निकालते थे और पीते थे। मेरे मामले में यह असंभव था। मैं उन बर्तनों को छू नहीं सकता था, क्योंकि मेरे छूने से पानी भ्रष्ट हो सकता था। इसलिए मुझे पानी वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे उपयोग के लिए एक जंग लगा बर्तन था, जिसमें पानी वाला मेरे लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालता था। मेरे अलावा कोई भी इसे छूता या धोता नहीं था। मैं केवल तभी पानी ले सकता था जब पानी वाला उपस्थित होता। पानी वाले को मुझे पानी देना पसंद नहीं था। यह देखकर कि मैं पानी के लिए आ रहा हूँ, वह खिसक लेता और फलस्वरूप मुझे बिना पानी के रहना पड़ता।
ऐसे दिन किसी तरह से कम नहीं थे जब मुझे पीने के लिए पानी ना मिलता हो। निवास के साथ भी यही दिक्कत थी। मैं बोरसाद में अजनबी था। ऊंची जाति का कोई हिंदू मुझे मकान किराए पर नहीं देता था। बोरसाद में अछूत मुझे मकान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें उन हिंदुओं के नाखुश होने का भय था जिन्हें मेरा किला के रूप में रहना पसंद नहीं था। खाने के संबंध में और भी अधिक कठिनाई थी। कोई भी ऐसा स्थान या व्यक्ति नहीं था जहां मैं खाना ले सकता था। मैं सुबह शाम भुजिया खरीदता गांव के बाहर किसी स्थान में उसे खाता और बस आकर मामलतदार के कार्यालय के बरामदे के फर्श पर सो जाता था। इस प्रकार मैंने 4 दिन बिताए। मेरे लिए यह सब असहनीय हो गया। तब मैं रहने के लिए अपने पूर्वजों के गांव जैंत्रल चला गया। यह बोरसाद से 6 मील दूर था। प्रतिदिन मुझे 12 मील पैदल चलना पड़ता था। यह मैंने 1.5 महीने तक किया। इसके बाद मामलतदार ने काम सीखने के लिए मुझे एक तलाटी के पास भेजा। यह तलाटी 3 गांवों जैंत्रल, कानपुर और सैदपुर का प्रभारी था। जैंत्रल उसका मुख्यालय था। मैं 2 महीने तक तलाटी के साथ जैंत्रल में रहा। गांव का प्रधान खासकर क्रोधी और आक्रामक प्रकृति का था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप भाई गांव के कार्यालय में झाड़ू लगाते हैं और तुम इस कार्यालय में हमारे बराबर बैठना चाहते हो। ध्यान रखो, बेहतर है कि तुम नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाटी ने गांव की आबादी की तालिका बनाने के लिए मुझे सैदपुर बुलाया। जैंत्रल से मैं सैदपुर गया। मैंने मुखिया और तलाटी को गांव के कार्यालय में कुछ काम करते पाया। मैं गया, दरवाजे के पास खड़ा रहा, उनको नमस्ते की, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं करीब 15 मिनट तक बाहर खड़ा रहा। मैं अपने जीवन से ऊब गया। उपेक्षा और अपमान के कारण मैं गुस्से में था। मैं वहाँ खड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर प्रधान और तलाठी मुझसे बिना कुछ कहे ही बाहर चले गए। कुछ समय के बाद कुछ लोग गांव के पुस्तकालय में आने लगी। मैं यह नहीं समझ सका कि क्यों एक शिक्षित आदमी ने इस भीड़ का नेतृत्व किया है। इसी क्रम में मैंने जाना कि यह कुर्सी उसकी है। उसने मुझे भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। गांव के नौकर रवानिया को संबोधित करते हुए उसने कहा, किसने भंगी के इस गंदे कुत्ते को कुर्सी पर बैठने की इजाज़त दी है। रावनिया ने मुझे उठाया और मुझसे
कुर्सी ले ली। मैं जमीन पर बैठ गया। वहीं भीड़ ने उस गांव के कार्यालय में प्रवेश किया और मुझे घेर लिया। उत्तेजित भीड़ थी, क्रोध में भरी हुई थी। उनमें से कुछ मुझे गालियां दे रहे थे, कुछ धारिया से काटकर टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। मैं उनसे क्षमा और दया की भी मांग रहा था। भीड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि खुद को कैसे बचाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं मामलतदार को अपने ऊपर आए दुर्भाग्य के बारे में लिखूं और उससे कहूं कि अगर मैं उस भीड़ द्वारा मारा जाऊं तो मेरे शरीर को इस प्रकार निपटाना है। संयोगवश मुझे आशा थी यदि भीड़ यह जान पाए कि मैं उनके खिलाफ वास्तव में मामलतदार को लिख रहा हूँ तो वे अपना हाथ रोक सकते हैं। मैंने राउनिया से कागज का एक टुकड़ा देने के लिए कहा जो उसने दिया। तब मैंने उस पर अपने कलम से बड़े बड़े अक्षरों में नीचे पत्र लिखा ताकि सभी इसे पढ़ सकें। सेवा में मामलतदार तालुक बोरसाद महोदय। परमार कालीदास शिवराम का नम्र प्रणाम स्वीकार करें। आपको यह नम्र सूचना दी जाती है कि आज मेरे ऊपर एक नीच मृत्यु का हाथ पड़ने जा रहा है। मैंने अपने माँ बाप की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। मेरी मृत्यु के बारे में मेरे माता पिता को सूचित करने की कृपा करें। अब मैं अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति बहुसंख्यकों के व्यवहार के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। एक मामला जामनेर तालुका के कैती निम्भोर गांव का है जो इस प्रकार है। इस गांव के दलित वर्ग ने किसी भी हिंदू त्योहार को मनाना छोड़ दिया और जीने का एक साफ सुथरा तरीका अपना लिया। छुट्टी के एक दिन ने ऊंची जाति के हिंदुओं ने होली के लिए जंगल से गाय का गोबर लाने को कहा। उन्होंने वैसा किया, लेकिन वे होली नहीं मनाते थे। अतः उन्होंने उच्च जात के हिंदुओं के लिए आग की व्यवस्था नहीं की। इसलिए हिंदू उनकी बस्ती में घुस आए, उनके घरों में आकर उन्हें मारा और उनका कठोर बहिष्कार करने की घोषणा की तथा उनकी जिंदगी दूभर बना दी। दूसरा मामला जामनेर तालुक के बदाली गांव का है। उस गांव में दलित वर्ग की एक बारात को गांव के आम रास्ते पर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। बारात खदेड़ दी गई और उच्च जाति के हिंदुओं ने उसी दिन विवाह उत्सव नहीं होने दिया। दलित वर्ग के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।